शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर विशेषज्ञ मेहमानों से तो चर्चा करते ही हैं, लेकिन आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में बेहद ही अहम होती है, क्योंकि आप अपने सवालों के साथ सीधे सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, फिर चाहे वो टोल फ्री नंबर के जरिए हो या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर बातचीत की जाएगी वो है धान फसल का प्रबंधन। साथ ही इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे सरसों की उन्नत किस्मों व अगेती बुआई के बारे में। जी हाँ, तो सरसों की उन्नत किस्में एवं अगेती बुआई, इस विषय पर भी इस कार्यक्रम में आज चर्चा की जाएगी। इन विषयों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो नोट कर ले ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखें कि ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जब भी सवाल भेजें तो सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। आइए हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से अब आपका परिचय करा देते हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और आपके सवालों का जवाब जानेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान सभा रायपुर से। बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रमोद कुमार राय, आप हैं निदेशक सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले धान फसल की बात करते हैं, क्योंकि हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो डॉक्टर दिनेश बताएं हमें कि वैसे तो जो धान की फसल है वो किसान लगा चुके होंगे, लेकिन जो किसान किन्हीं वजह से चूक गए हैं, छूट गए हैं, अभी भी अगर वो बुआई या रुपाई करना चाहते हैं तो क्या उनके पास ये समय है? जी बिल्कुल, धान की रोपाई और बुआई मोटे तौर पे पहले ही समाप्त हो चुकी है और ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं कि वानस्पतिक अवस्था जो धान की है वो भी पूर्ण हो चुकी है। जी। इस समय पे हमारी जो बालियां हैं वो कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है जो फ्लैग लीफ होती है, ऊपर की पत्ती होती है, उसमें बंद हो, यानी किसान भाई कहते हैं कि गाभे में फसल आ गई है या बूट लीफ स्टेज है, या कहीं पर बालियां निकल चुकी हैं। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है जो थोड़ी पहले फसल लगाई होगी या बुआई की होगी, वहाँ पे दानों में दूध भरना भी शुरू हो चुका है। यानी मोटे तौर पे अगर हम देखें तो धान की फसल में जननिक अवस्था इस समय चल रही है, रिप्रोडक्टिव स्टेज चल रही है। और इस अवस्था पे दो बातों का किसान भाइयों को खास ध्यान रखना है। एक तो अपनी फसल की सुरक्षा करनी है, यानी कीड़े मकोड़े और बीमारियों के आने की बहुत ही प्रबल संभावना होती है इस समय पे, खास करके जैसे मौसम में नमी ज़्यादा है और बरसात भी हो रही है, तो अपनी फसल की सुरक्षा करें। दूसरी तरफ ये भी संभव है कि किसी जगह पे पानी की कमी भी रह गई हो, हालांकि बरसात बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे हो सकता है पानी कम गिरा हो, तो वहाँ पे सिंचाई प्रबंधन भी आपको अच्छे से करना है। जी बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान इस समय किसानों को जरूर रखना चाहिए जिन्होंने धान की फसल लगाई है। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। अच्छी पैदावार के लिए धान फसल का प्रबंधन बहुत जरूरी है। बालियां और फूल निकलने के समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। शोध के परिणामों ने ये साबित किया है कि एक सिंचाई से दूसरी सिंचाई में अगर अंतराल हो
खेत का पानी सूखने के 2 से 3 दिनों बाद दूसरी सिंचाई करें तो इस पद्धति से न सिर्फ पानी की जरूरत में कमी आती है बल्कि उपज में भी बढ़ोतरी होती है। धान में नाइट्रोजन की दूसरी और अंतिम मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में 50 से 55 दिनों के बाद यानी बाली बनने की प्रारंभिक अवस्था में अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के लिए 30 किलोग्राम और सुगंधित किस्मों के लिए 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। धान को कीटों से बचाना भी जरूरी है। धान में पत्ती लपेटक कीटों के नियंत्रण के लिए कीटों को प्रकाश पाश यानी लाइट ट्रैप पर इकट्ठा करके मार सकते हैं। अंड परिभक्षी ट्राइकोग्रामा काइलोनेस 1 लाख से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। धान को तना छेदक कीट से भी बचाएं। इसके नियंत्रण के लिए अगर डेड पार्ट की संख्या 5% या ज्यादा हो जाए तो तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए क्यूनालफॉस 20 EC प्रति 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से 500 से 700 लीटर पानी में घोलकर 3 से 4 सेंटीमीटर खड़े पानी में छिड़काव करें। इसके अलावा लाइट ट्रैप से पकड़कर भी इसकी रोकथाम की जा सकती है। फसल में दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। जी हाँ, ये तो धान की बात हुई। आइए अब बात करते हैं सरसों की, जो हमारी प्रमुख तिलहनी फसल है। और इसकी चूंकि आज का विषय है अगेती बुआई, तो जानना चाहेंगे डॉक्टर राय सबसे पहले आपसे यही कि जो सरसों है इसकी अगेती जो खेती है वो किसानों के लिहाज से किस तरह का महत्व रखती है और साथ ही इसके लिए उपयुक्त समय क्या होना चाहिए? जो अगेती सरसों की बात है तो वो अगर आप देखें तो 10 साल पहले करीब करीब जो मुख्य राज्य हैं सरसों उत्पादन करने वाले, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, तो इसमें बिजाई जो है ना वो सितंबर के आखिरी सप्ताह में किसान लगभग कर देते थे। लेकिन जो मौसम में परिवर्तन हुआ उसकी वजह से धीरे धीरे ये जो बुआई है वो नॉर्मल बुआई की तरफ जाने लगा और ये करीब करीब हमारा 20 अक्टूबर से लेके मतलब जो आखिरी सप्ताह है, तीसरा और चौथा सप्ताह, उसमें गया। लेकिन इस बार अगर हम देखेंगे तो पूरे जो सरसों उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं सब में अच्छी बारिश हो रही है अभी भी। और ऐसी स्थिति में अगर किसान भाई अगेती बुआई करना चाहें तो उसके कुछ फ़ायदे हैं। अगेती बुआई के कुछ जो फ़ायदे हैं वो ये तो एक तो ये है कि अगेती फसल के लिए हमारी कुछ प्रजातियां हैं जो करीब करीब 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं जी। तो इससे जो आपकी फसल तैयार होगी किसान की वो फरवरी के प्रथम जो सप्ताह, द्वितीय सप्ताह के आसपास हो जाती है जी। तो इसमें जो मार्च के महीने में कई बार जो बहुत एक अचानक गर्मी बढ़ती है, ओला पड़ने की संभावना हो जाती है या आंधियाँ आती हैं, या फिर कई बार एफिड का जो माहू का प्रकोप है वो भी होता है जब गर्मी बढ़ती है। तो इन चीज़ों से जो है ना वो फसल का, और आजकल ये भी देखने में आ रहा है इस पूरे जो सरसों उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं कि जब तापमान बढ़ता है मार्च के महीने में तो उसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू जी जिसको लोकल भाषा में किसान भाई छाछिया रोग कहते हैं, इसका भी प्रकोप देखने को आता है जी। तो इस तरह से किसान भाई अगर मौसम अनुकूल है और जैसे अभी मानसून की बारिश भी है अच्छी, तो अगर किसान भाई करना चाहें तो अगेती जो सरसों की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए उपयुक्त समय आपने जाना, साथ ही किस तरह से अगेती सरसों की खेती करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से जानेंगे इस बारे में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। सरसों देश की मुख्य शरदकालीन तिलहनी फसल है। सरसों की खेती मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की जाती है। इनके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम में भी सरसों बोई जाती है। बता दें कि सरसों की बुआई का उचित समय उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारानी दशाओं में अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा और सिंचित दशाओं में नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है।
बीज जनित रोगों से सुरक्षा के लिए फफूंदी नाशक दवा बाविस्टीन 2 ग्राम, एप्रॉन 6 ग्राम, कैप्टॉफ 2 ग्राम या थिरम 2.5 ग्राम नामक रसायन से प्रति किलोग्राम बीज का शोधन जरूर करें। खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल मृदा परीक्षण के आधार पर ही करें। फसल में बुआई से पहले 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद और उर्वरकों के रूप में 80 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश और 30 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। किस्मों की बात करें तो सिंचित क्षेत्र में समय से बुआई के लिए उन्नत किस्मों जैसे पूसा सरसों 21, पूसा सरसों 22, पूसा सरसों 24, पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27, पूसा सरसों 29, पूसा सरसों 30, गिरिराज, ब्रिजराज, राधिका को लगा सकते हैं। किस्मों का चयन अपने क्षेत्र के हिसाब से करें। उन्नत किस्मों का स्वस्थ बीज, समय पर बुआई और फसल सुरक्षा तरीके अपनाकर इसकी उत्पादकता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, तो सरसों की खेती से जुड़ी अहम रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर दिनेश आपसे जानना चाहेंगे कि धान की खेती जो किसान कर रहे हैं, बरसात का इस समय वक्त चल रहा है, खरपतवारों से किस तरह से अपने खेतों को सुरक्षित रखें, नियंत्रण किस तरह से पाएं खरपतवारों पर, ये जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये वैसे तो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ कीड़े मकोड़े बीमारियों को भी आश्रय देते हैं। तो ज़रूरी है कि आप खरपतवारों को साफ रखें और वैसे भी खरपतवार नियंत्रण आप पहले से ही कर चुके होंगे और अब आपकी जो फसल है, ज़्यादातर फसल खरपतवारों से मुक्त होगी। फिर भी अगर आपके खेत में खरपतवार दिखाई देते हैं तो इस दशा में कोई भी रसायन उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा आप इनका नियंत्रण कर सकें। जो भी खरपतवार इस समय पर आ रहे हैं आपकी फसल में, उनको आपको हाथ से निकाई करनी पड़ेगी। पानी भरा हो, उनको उखाड़ के और खेत से बाहर आप दूर उनको फेंक दें। तो ये एक तरीका है जिससे आप खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर राय आपसे जानना चाहेंगे कि अगेती सरसों जो किसान लेना चाहते हैं, उन्हें किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए? अगेती जो अगर किसान भाई इसकी सरसों की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जो प्रमुख प्रजातियां हैं, जैसे हमारा पूसा मस्टर्ड 25 है, 25, पूसा मस्टर्ड 27 है, पूसा मस्टर्ड 28 है, या हमारा DRMR 150-35, ये प्रजातियां हैं जिनकी उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी है और इनको ये प्रजातियां अमूमन 120 से 125 दिन के आसपास जो है ना पककर तैयार हो जाती हैं। जी, और किसानों को खेत की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? अभी जैसा देख रहे हैं हम लोग कि जो मानसून की बारिश है वो लगातार जारी है कुछ क्षेत्रों में, तो थोड़ा सा ये बारिश रुकने के बाद और मानसून जब ये विड्रा होता है, ख़त्म होता है, उसके बाद देख लें कि ज़मीन जुताई लायक हो गई हो उस समय, क्योंकि राई सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि इसके लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो एक बार मानसून विड्रा होने के बाद खेत जोतने लायक हो जाए तो अच्छी तरह 2 बार 3 बार जो है ना वो हैरों से जुताई करें और हर जुताई के बाद पाटा लगाएं ताकि नमी जो है ना थोड़ा सा संरक्षित रह सके। तो इस तरीके से खेत तैयार होगा। और किसान भाई, एक तो समय का ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि समय को किसान भाई अगर अगेती लेना चाहते हैं सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर के या अक्टूबर के प्रथम जो पखवाड़ा है, तो उसमें ये देख लें कि दिन में किसी भी समय 2 घंटे के लिए तापमान जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, तो इस दशा में अंकुरण प्रभावित होता है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखें किसान भाई अगर अगेती खेती के लिए जाते हैं तो। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दिनेश आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी चर्चा की कि खरपतवार हो तो रोग कीट की आशंका भी बढ़ जाती है, तो ऐसे समय में और इस मौसम में खास तौर पे कौन कौन से कीट ऐसे हैं जिनका प्रकोप हो सकता है धान की फसल में? इस समय पे धान की फसल में देखने में आता है, हर साल आता है, जैसे तना छेदक कीट है, किसान भाई जानते हैं कि धान की फसल में इसे आना ही है। पत्ती लपेटक कीट है, इसे आना ही है। तो 2 कीट तो ये ऐसे हैं जो धान की फसल में निश्चित तौर पे आते हैं। इसके अलावा अब जैसे बालियां निकल रही हैं और जननी की अवस्था चल रही है, तो इस अवस्था पे जो ब्राउन प्लांट होपर होता है, भूरे फुदके होते हैं, उनके आने की भी संभावना रहती है।
साथ ही साथ जब दानों में दूध भरना शुरू हो जाता है, जो कि अब होने वाला है, कुछ किसान भाइयों के यहाँ दाने में दूध भर रहा होगा, तो इस दशा पे आपका गंधी कीट भी आता है। तो ये 4-5 कीड़े हैं जो इस समय पे धान की फसल में आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और भी कीट हैं जो आ सकते हैं। आप लगातार अपनी फसल की निगरानी रखें, इन कीटों की पहचान करें, और आपको इसके लिए खेत के अंदर जाना होगा। ऐसा नहीं है कि बाहर से देख लिया, आपको पौधों को हिलाना होगा, देखना होगा कोई कीट उड़ तो नहीं रहा। उससे आपको जांच हो जाएगी, आइडिया लग जाएगा कि आपकी फसल में कीड़ों का प्रकोप हो चुका है, और अगर ऐसा है तो आप उनका तुरंत जो है उपचार करें। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। जी, स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, पूछे अपना सवाल। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो अगेती सरसों की बुआई हम लोग करते तो एक काली सरसों होती है, जिसे लाली बोलते हैं, माली बोलते हैं, दूसरी पीली सरसों होती है। तो इसे अगमन बोने से फिर हमारा जो अगली फसल निम्फा की ओर कैसे ले सकते हैं। और दूसरी चीज जो ये हमारा धान में, जैसे धान में वृद्धावस्था में कुछ कीट लगते हैं, कुछ पुष्पावस्था में लगते हैं, कुछ परिपक्वता जब हमारा धान हो जाता है उसमें लग जाते हैं, भारी नुकसान होता है। तो इसे बचाने के लिए हमें किस अवस्था में किस समय हमें सावधान रहना चाहिए बचाव के। जी बिल्कुल, आइए आपके दोनों फसलों से जुड़े हुए सवाल है, तो डॉक्टर राय पहले आपका रुख करना चाहेंगे, बताएं। जो किसान भाई ने अभी बात करी बाराबंकी से, इनका ये है कि पीली सरसों के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसान भाई आपको ये बताना चाहूँगा, एक तो पीली सरसों जो हम कहते हैं वास्तव में पीली सरसों है, जिसमें तेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, 45-46% तेल होता है इसमें। और ये जो फसल है वो अमूमन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और कुछ एरिया में बिहार में होती है, ये अभी भी लगाते हैं इसको। और ये फसल करीब 100 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। जी। तो इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रजातियां हैं, जैसे हमारी NRC YS 5-2 या पंत पीली सरसों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हम राई सरसों की अगर बात करें तो राई सरसों एक फसलों का समूह है, इसमें 7 अलग अलग फसलें हैं। तो इसमें अगर हम इसकी बात करेंगे पीली सरसों की, तो इसकी उत्पादन क्षमता थोड़ी कम है, करीब 15 से 16 कुंटल होती है। जबकि भारतीय सरसों जिसका करीब 85% एरिया में खेती होती है भारत में, इसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी है। अब बात करते हैं पीली सरसों। अभी 2 साल से हम लोग लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं, किसान भाई काफ़ी इसकी ये इंक्वायरी करते हैं, हम लोगों से फ़ोन भी आते हैं। कुछ हमारी जो इंडियन मस्टर्ड, जो भारतीय सरसों की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनका सीड कोट येलो कलर का होता है, पीले कलर का सीड कोट होता है। तो उससे भी कई बार किसान भाई कंफ्यूज करते हैं कि ये पीली सरसों है। तो ऐसा नहीं है, वो भारतीय सरसों है, बस उसका सीड कोट जो है ना पीले रंग का है। और सीड कोट पीले रंग के होने की वजह से कई बार ये कन्फ्यूजन होता है। और ये जो येलो सीडेड जो हमारी जंसिया की वैरायटी है भारतीय सरसों की, इनका तेल प्रतिशत लगभग 1 से 1.5% ज़्यादा होता है। ठीक, बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश आपसे भी जानना चाहेंगे जी, जिस तरह से नंद स्वरूप जी ने सवाल पूछा। हाँ, प्रश्न का दूसरा हिस्सा ये था कि धान की अलग अलग अवस्थाओं पे कौन कौन से कीट आते हैं। जी। हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। अब एक कीट है वो पूरे सीजन में कभी भी आ सकता है, जैसे पत्ती लपेटक कीट है, ये वानस्पतिक अवस्था में भी आता है और कई बार जन्निक अवस्था में भी आ जाता है। और इसी तरीके से तना छेदक कीट है। लेकिन मुख्य तौर पर ये दोनों कीट, तना छेदक और पत्ती लपेटक, ये वानस्पतिक अवस्था पे ज़्यादा आते हैं। जैसे तना छेदक है, वानस्पतिक अवस्था पे ये मृत केंद्र करता है, जो डेड हर्ट्स होते हैं राइस में वो करता है। लेकिन जब ये जन्निक अवस्था पे आता है तो ये वाइट ईयर डिजीज, पीले और सफ़ेद रंग की बालियां, चांदी के रंग की बालियां हो जाती हैं, जो बड़ी आसानी से किसान भाई खींच सकते हैं। जी। तो इस तरह से इसका मतलब ये जो कीट है वो किसी भी अवस्था में आ सकते हैं, इसलिए लगातार अपने खेतों की निगरानी करते रहें, जैसा कि डॉक्टर दिनेश ने यहाँ पर सुझाव दिया था आपको। और जैसे ही कीट नजर आए तो तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें दवाओं के छिड़काव से पहले। और इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम धान फसल प्रबंधन और सरसों की अगेती बुआई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताएं। मैम मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये था कि वैसे तो धान पानी की ही फसल है, अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर पानी अधिक मात्रा में हो तो क्या इसके भी कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं या फिर फसल को नुकसान हो सकता है? और दूसरा सवाल में ये था कि अगेती सरसों की फसल लेने के क्या फायदे होते हैं? ज्यादातर हम लोग नवंबर दिसंबर में ही फसल लगाते हैं। जी बिल्कुल, आइए आपके जी दोनों बिल्कुल। सवाल के अभी जवाब आप अगर अपने उस पे हो फोन पे तो बताइए कितना पानी भरा है, क्योंकि अधिक पानी का मतलब हम समझ नहीं पाए, लेकिन निश्चित तौर पे धान में अगर ज़्यादा पानी होता है तब उससे कोई खास नुकसान नहीं होता। कई बार बाढ़ तक आ जाती है फिर भी धान बच जाता है, लेकिन हाँ ऊपर की जो पत्तों की नोक हो, टिप्स हो, वो कम से कम उसकी बाहर रहें। और ज़्यादातर धान जो है वो गहरी भूमियों में जो है ना सिंचित धान लगाया जाता है, जिनमें से पानी के निकासी की भी दिक्कत आती है। तो कुल मिला के अगर आपके धान के पौधे डूबे हुए नहीं है पानी में, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक पानी है, तो धान को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो इसमें मैं यही सलाह दूंगा कि अगर पूरी तरह से फ्लडिंग नहीं है, सबमर्जेंस नहीं है धान की खेत में, तो आप इस पानी को ना निकालें, क्योंकि इससे आपको फायदा ही मिलेगा। फिर अगर पानी निकाल दिया तो 4 दिन बाद आपको पानी लगाना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है। बिल्कुल डॉक्टर राय, आप जहाँ तक अगेती सरसों की खेती से फायदे की बात है तो हमने शुरू में भी बताया था इसके कुछ फायदे हैं। और अगेती सरसों की फसल लेकिन तभी ली जा सकती है जब आपके जलवायु अनुकूल हो। जैसा मैंने बताया, तापमान जो है ना बुआई के समय 30-32 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे से ज़्यादा अगर तापमान है तो फिर आपका अंकुरण नहीं होगा। अब रही फायदे की बात अगेती फसल की, तो इसमें आपकी जो फसल है, अगेती प्रजातियां जितनी भी हैं वो 120 दिन के आसपास 122-25 मैक्सिमम इसमें जो है ना वो पक जाती हैं। तो इसमें जो कई बार हम देखते हैं कि कई बार अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है मौसम, उसमें मार्च में ही कई बार पहले पखवाड़े में ही बहुत तेज़ गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। और ऐसी दशा में एक तो माहो का प्रकोप होता है, दूसरा हमने बताया कि पाउडरी मिल्ड्यू छाछिया रोग का भी प्रकोप होता है। तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये इसी समय जो है ना वो ओले पड़ने की भी संभावना होती है जब तापमान एकदम से बढ़ता है। तो और रही बात उत्पादन की, तो जो नॉर्मल हमारी जो जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो अगेती हों और नॉर्मल मिला के 120 से लेके 145 दिन में पकती हैं। और हमारी जो प्रजातियां अगेती की भी हैं उनकी उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी है। तो किसान भाई अगर मौसम सही है तो अगेती राई सरसों की फसल के लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दिनेश आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी अभी हमारे दर्शक ने सवाल पूछा था कि अगर अधिक पानी हो तो फिर कहाँ तक ये जो फसल है वो उसमें सर्वाइव कर सकता है। लेकिन बात यह है कि हम जल संकट से भी जूझ रहे हैं, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी होने लगती है जबकि धान को पानी चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जहाँ पर पानी जो है वो उपलब्ध नहीं है अच्छी मात्रा में, वहाँ के किसान क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर पानी की कमी है तो उसकी आपको प्रबंध निश्चित तौर पे करना पड़ेगा,
क्योंकि धान की फसल जो है ना 3 दशाओं में होती है। एक तो सिंचित दशा में होती है, लो लैंड्स में होती है, निचली भूमियों में होती है। एक उपरालू भूमियों में होती है, अपलैंड क्रॉप होती है और उसमें सीधे बिजाई की जाती है। तो वहाँ तो बरसात पे आधारित होता है। जी। जो रेनफेड है, जो वर्षा आधारित है, दूसरा लो लैंड में होता है धान, निचली भूमियों में होता है, लेकिन वो भी वर्षा आधारित होता है। तो वहाँ तो वर्षा पे निर्भर आप करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जहाँ पे आप सिंचित विधि में धान की जो है खेती कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जल का प्रबंध करना है और जन्निक अवस्था पे खास करके पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसी आपकी फसल गाभे में आती है, जब उसमें उसके पौधों के अंदर जब बाली का बनना शुरू हो जाता है, पेनिकल इनिशिएशन स्टेज कहते हैं, उससे लेके और जब तक आपका कटाई का समय आए, कटाई के 2 सप्ताह पहले तक खेत में आपको पानी भर के रखना ही पड़ेगा। 2 से 3 सेंटीमीटर पानी रखना ही चाहिए, जिससे आपकी अच्छी उपज की प्राप्ति होगी। और दूसरा और अंतिम बात यह है कि कटाई के 2 सप्ताह पहले आप पानी लगाना बंद कर दें, फिर इसके बाद कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। कुछ किसान भाई लगाते रहते हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके आप पानी की बचत कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं विजयपाल जी, मथुरा उत्तर प्रदेश से। विजय जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, सवाल ये है कि मैं क्या है और उसमें सरसों की लगानी है, तो सरसों की फसल हम कब तक ले सकते हैं? जी, अभी कौन सी फसल ली है आपने? अभी उसमें धान लगा है। तो अच्छा, लगाया है तो पहले कितने समय की फसल हो चुकी है आपकी? हमारी फसल तो 15-20 दिन। अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर दिनेश या डॉक्टर राय, देखिए, आपने धान की फसल ली है और धान की फसल कटने के बाद आप राई सरसों की फसल लेना चाहते हैं। अब ये निर्भर करता है कि आपकी कब कटाई होनी अनुमानित है। वो लास्ट नवंबर। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए हमारी जो देर से बोने वाली कुछ प्रजातियां हैं, जिनका बीज आप चूँकि मथुरा से बात कर रहे हैं, तो सरसों अनुसंधान निदेशालय काफ़ी पास में है आपसे। तो वहाँ हमारे यहाँ से आप जो ना देर से बोई जाने वाली कुछ प्रजातियाँ हैं हमारी, उनके बीज ले सकते हैं। जैसे ब्रिजराज है या राधिका है या BPM 11 करके एक प्रजाति है। ये तीनों प्रजातियाँ अभी 2 साल के अंदर ही आई हैं। इनकी उत्पादन क्षमता ठीक ठाक सी है, बढ़िया मतलब है, और इसको आप देर से बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर आप अगर दिसंबर में इसकी लगाना चाहते हैं तो ये आप लगा सकते हैं प्रजातियों को। जी। तो वो ये भरतपुर में ये स्थित है हमारा सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में। जी, उम्मीद है विजयपाल जी आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर राय आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरसों की बिजाई जो करना चाहते हैं, बीज दर कितना होना चाहिए और ख़ास तौर पे बीजोपचार कैसे करें? देखिए, जो बीज दर जो राई सरसों की फसल का होना चाहिए वो 5 किलोग्राम से ज़्यादा प्रति हेक्टेयर नहीं होना चाहिए। ठीक। और जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि बिजाई कैसे किया जाए, तो ये लाइन से लाइन की जो कतार से कतार, और इसमें अगर बुआई करते हैं खास करके सीड ड्रिल से, तो इसमें जो सरसों की फसल, खड़ी फसल में अगर कोई ऑपरेशन करना हो, जैसे हमें कवकनाशी का छिड़काव करना हो या इस तरह का, तो वो काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। दूसरा, खरपतवार निकासी भी सुविधाजनक हो जाती है। तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं, संस्तुत करते हैं कि जो कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो अमूमन करीब करीब 1 स्क्वायर मीटर में 33 पौधे करीब करीब इस तरीके से आने चाहिए। अगर ज़्यादा पौधे आते हैं तो इनकी जो ब्रांचिंग है, जो शाखाएं निकलती हैं, वो प्रभावित होती है और जो टोटल जो उत्पादन मिलना चाहिए वो उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें किसान भाई कि अगर जो ये लाइन सोइंग करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और अच्छा उत्पादन मिलता है इसमें। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दिनेश आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि किन किन कीटों का प्रकोप हो सकता है धान की फसल में, अब रोगों के बारे में भी जानना चाहेंगे, किस तरह के रोग आ सकते हैं? जी, इस समय पे जो बदरा रोग है, ब्लास्ट रोग है, इसके आने की संभावना रहती है। इसके अलावा जीवाणु पत्ती झुलसा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, उसके आने की संभावना रहती है। एक आवरण झुलसा होता है जो शीत ब्लाइट होता है, वो भी इस समय पे आ जाता है और कहीं कहीं पे सुनने में आ रहा है कि इस साल ये भी आ रहा है शीत ब्लाइट। इसके अलावा आभासी झुलसा एक रोग है,
उसके आने की संभावना रहती है। साथ ही साथ कहीं पर बकानी रोग भी आ जाता है। तो 5-6 प्रमुख रोग हैं जिनके आने की संभावना धान की फसल में रहती है। बिल्कुल, तो आपने कई तरह के झुलसा रोग के बारे में यहाँ पे जिक्र किया। मैं चाहूंगी थोड़ा और विस्तार से बताएं कि इनके लक्षण क्या होते हैं, ताकि हमारे किसान साथी इन्हें पहचान सके और उपाय क्या करें। जी बिल्कुल, आवरण झुलसा जैसे किसान भाई जानते हैं, धान की पत्ती का कुछ हिस्सा तो खुला होता है, ब्लेड कहते हैं उसको, और कुछ हिस्सा तने से लिपटा होता है। जो तने से लिपटा होता है उसको आवरण कहा जाता है, पत्ती का आवरण। और इस पे भूरे रंग के चौड़े चौड़े धब्बे बन जाते हैं और फिर ये धब्बे पूरे पत्ते पे पूरे आवरण तक फैल जाते हैं और नीचे तने तक बैठ जाते हैं। इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसका उपचार आप बावस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बनडाजिम कहते हैं। इसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से 500 लीटर घोल बना के छिड़क दें। साथ ही साथ दूसरी दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रोपिकोनाजोल है, हेक्सोकेनाजोल है, या इसके अलावा नेटिवो आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो आभासी कंड होता है या जो फाल्स स्मट होता है वो भी नुकसान करता है। इसमें फाल्स स्मट में होता क्या है कि जब पौधों की बढ़वार होती है तब तो पता नहीं लगता, लेकिन जब दाने उसमें विकसित हो रहे होते हैं उस समय पे दानों का रंग पीला हो जाता है। इसको ऑरेंज से लेके संतरे के रंग से लेके पीले रंग के दाने हो जाते हैं। फिर ये हरे या गहरे हरे या काले रंग में बदल जाते हैं। किसान भाई जानते हैं, दाना फूल जाता है, आकार उसका 2.5 गुना हो जाता है। ये गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, काफ़ी कम करते हैं। इसके उपचार के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.25 किलोग्राम 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़क दें, या प्रोपिकोनाजोल का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको छिड़क सकते हैं। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार जी, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। जी प्रदीप जी, कृपया टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रदीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जी बताएं। जी बंद करते मैडम। जी पूछे अपना सवाल। नाम हेलो, हम हमारे धान की फसल 7 दिन की हो गई है। अच्छा। और बाल फूल के निकलने के बाद उसमें दाने काले पड़ रहे हैं। अच्छा, दाने काले पड़ रहे हैं। दाने काले पड़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है? इसके हमने कर दिए। अभी सुनिए आप, अभी काटना मत। ये दाने खाली हैं, जो दाने आपके काले पड़े हैं, क्या ये दाने खाली हैं या भरे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं यही पूछ रहा था। शुरू में इनका रंग सफेद होगा, बाद में ये काले पड़ गए जी। ऐसे ही हुआ है इसमें। हाँ, मैं समझ गया आपकी समस्या। इसमें होता क्या है कि धान की फसल में जब बालियां निकलती हैं तो एक बाली को निकलने में 3 दिन का समय लगता है। पहले ऊपर की 1/3 बाली निकलती है, फिर बीच का हिस्सा निकलता है, फिर नीचे का हिस्सा ये धीरे धीरे पत्ती से अलग होती है बाली, जिसको हम हेडिंग कहते हैं, बाल निकलना। और जिस दिन 1/3 हिस्सा बाली का निकलता है या बीच का हिस्सा, उसी दिन उसमें फ्लावरिंग हो जाती है, यानी पुष्पन हो जाता है, फूल निकलते हैं। उसका जो स्पाइकलेट होता है उसी दिन खुलता है उसका फूल, ऐसे समझ लो। और अगर बारिश आ गई तो उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, वो धुल जाते हैं। और ऐसे इसमें निषेचन की या जो पोलिनेशन की क्रिया है वो नहीं हो पाती और दाने आपके खाली रह जाते हैं और सिर्फ उसमें खोल रह जाता है दाने का। अब क्या होता है, वो दाना मर चुका है, तो इस पे आपके जो सेप्रोफाइटिक फंगस होते हैं उनकी बढ़वार होनी शुरू हो जाती है और दाने का रंग काला हो जाता है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है इसका उपचार करने की या दवाई छिड़कने की। कहीं से कोई दवाई ना खरीदें। जो नुकसान हो चुका वो आप किसी भी तरह से उसकी रिकवरी आप नहीं कर सकते, और वैसे भी बहुत कम मात्रा में इस तरह के दाने खेत में आते हैं। जी। तो प्रदीप जी, जाना आपने कि क्या वजह हो सकती है दानों के काले पड़ने की, और जैसे कि डॉक्टर दिनेश ने बताया कि ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हुए होंगे दाने काले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और इसकी भरपाई होना संभव नहीं है, तो किसी दवाओं के चक्कर में न पड़े, अन्यथा आप लागत और भी बढ़ा लेंगे। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और इस कार्यक्रम में आज हम धान फसल प्रबंधन और सरसों की अगेती बुआई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ईमेल के जरिए सवाल भेज सकते हैं या फिर लाइव सीधे आप टोल फ्री नंबर के जरिए इस कार्यक्रम के दौरान भी शामिल हो सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, आइए उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। महेश जी ने सवाई माधोपुर राजस्थान से सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि सरसों के बीज को नैनो डीएपी से किस प्रकार उपचारित किया जा सकता है और इससे क्या कोई विशेष लाभ मिलता है, ये जानना चाहते हैं डॉक्टर राय। देखिए जो किसान भाई ने किया है कि नैनो डीएपी का इस्तेमाल करने की बात, तो इसको नैनो डीएपी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो संस्तुत मात्रा है जो एनपीके की, वो आपको इस्तेमाल करना है। ये एडिशनल आपको जो है ना थोड़ा सा उत्पादन बढ़ाता है, चाहे आप नैनो यूरिया की बात करें या नैनो डीएपी की बात करें, दोनों स्थितियों में आपका उत्पादन थोड़ा बढ़ता है, लेकिन आपको उसके साथ जो है ना आपका जो संस्तुत मात्रा है नाइट्रोजन की है, फास्फोरस की है, पोटास की, वो तो आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ आपको सल्फ़र इसमें देना है और इसमें सल्फ़र 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से अगर आप सल्फ़र लगाते हैं तो न सिर्फ इससे उत्पादन बढ़ता है बल्कि इसकी तेल की मात्रा भी 1 से 1.5% बढ़ जाती है। जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। संदीप खुराना जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी संदीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी संदीप जी, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। जी टीवी की आवाज बंद कर दें और अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम हमारे जो धान के खेत में क्या थोड़ा पीला पीला आ रहा है उसमें पौधे पेड़ में, तो उसके लिए क्या करें, थोड़ा पानी कम करें या क्या करें, आप बताएं थोड़ा सा। अच्छा, पीला क्या पत्तियां पीली पड़ रही हैं? हाँ, पत्तियां पीली हो गई है। थोड़ा अभी लाइन काटना नहीं आप खुराना जी। आप ये बताइए, आपने जो यूरिया वगैरह है या उर्वरक है या गोबर की खाद है, इन सब का प्रयोग किया था सही मात्रा में या नहीं किया था? सर गोबर का नहीं करा सर, यही अपना यूरिया ही डाला है उसमें। अच्छा, तो पीलापन आपका आपने गौर से देखा कि सारी पत्तियां पीली हो रही हैं या ऊपर की पीली हो रही हैं या नीचे की पीली हो रही हैं? कहीं कहीं पे थोड़ा ऐसा एरिया में थोड़ा दूर ऐसे। तो किस एज की फसल होगी? बालियां निकल आई उसमें या अभी नहीं निकली? थोड़ा स्टार्ट हो रहा है सर उसमें आना। स्टार्ट हो रहा है तो आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जो है जांच करा लें, क्योंकि पीलापन के बहुत सारे कारण होते हैं। कोई भी फसल हो, बड़ा यहाँ से कहना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप कोई कृषि विज्ञान केंद्र हो, कोई विश्वविद्यालय हो, नज़दीक में जाके अपनी फसल की जांच कराएं, या फिर इस प्रोग्राम के बाद आप यहाँ से मेरा नंबर ले लेना और उस पर आप व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। जी, तो संदीप जी उम्मीद है कि डॉक्टर दिनेश के सलाह पर ज़रूर आप अमल करेंगे और अच्छा होगा कि अगर आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, क्योंकि वैज्ञानिक खुद आपके खेतों में आके और तमाम जो लक्षण हैं उनको पहचान के आपको बता सकते हैं कि क्या समस्या है और इसका निदान किस तरह से हो सकता है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी एक सवाल आया है डॉक्टर राय। हमारे दर्शक ने अपना नाम स्थान नहीं लिखा है, लेकिन अहम सवाल है कि सरसों में जो खरपतवार की समस्या है, इससे किस तरह से छुटकारा पाएं? देखिए सरसों में जो खरपतवार है, अमूमन बहुत सारे खरपतवार आते हैं। अगर हम ओरोबैंकी एक तो आता ही है, उसको अगर छोड़ दें तो इसके अलावा इसमें बथुआ है, खरतुआ है, कृष्ण नील है, प्याजी है, बहुत सारे आते हैं। तो इसके लिए जो खड़ी फसल है राइस सरसों की, उसमें कोई भी कवकनाशी ये जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक संस्तुति ये है कि आप बुआई करते हैं, बुआई करने के 72 घंटे के अंदर
अगर आप 800 लीटर पानी में 3.3 लीटर जो आप पेंडिमिथलिन है उसका घोल बना करके छिड़काव करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि ये छिड़काव जो है ना 72 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अंकुरण हो गया तो ये जो राई सरसों की फसल है आपका वो मर जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि 24 घंटे के अंदर आप छिड़काव कर दें तो सबसे अच्छा है। बुआई करें, उसके 24 घंटे के अंदर इसका छिड़काव कर दें तो काफ़ी हद तक आप जो है ना खरपतवार से निजात मिल सकती है। दूसरा जो मैंने कहा कि अगर लाइन में आपने बिजाई करी है, लाइन सोइंग करी है, तो जो 15-20 दिन की अवस्था पे हम बिरलीकरण की बात करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपने सीड रेट का किसी वजह से इस्तेमाल किया है, बड़े घने पौधे हैं, तो उस बिरलीकरण के दौरान जो आपकी लाइन से लाइन की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, हमने 30 सेंटीमीटर बताया है, तो 1 फीट की आसपास मिलती है। तो उसमें आप जो है ना अच्छे तरीके से निराई गुड़ाई करके इसको निकाल सकते हैं। और राई सरसों की फसल जब करीब 2 फीट 3 फीट 2.5 फीट की हो जाती है तो उसके बाद फिर इसमें वैसे ही खरपतवार जो है ना काफ़ी हद तक दब जाते हैं, फिर ये पनप नहीं पाते। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दिनेश आपसे जानना चाहेंगे, ये धान की फसल में झुलसा रोग के बारे में आपने बताया, बकानी रोग का भी आपने जिक्र किया था, क्या लक्षण होते हैं इसके और कितना इससे नुकसान हो जाता है किसानों को? जी बिल्कुल, जीवाणु पत्ती झुलसा जो है इसकी किसान भाई पहचान कर लें। और इसमें आप देखेंगे कि लहरदार, पीले रंग के लहरदार क्षतिग्रस्त स्थल बन जाते हैं, यानी लंबी लंबी पीली पीली पट्टियाँ किनारों पे बन जाती है और फिर ये भूरे रंग का हो जाता है और पत्ता सूख जाता है। ये कई बार बहुत भयानक रूप ले लेता है। इसकी आप पहचान लगातार करते रहें। और एक अवस्था पे आप देखते हैं कि ऊजिंग होती है, इसमें जो कुछ श्राव होता है पत्तियों पे, वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लक्षणों को पहचानते हैं और आपके खेत में बीमारी आ जाती है तो इसका तुरंत आपको नियंत्रण करना है। इसके लिए 300 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन का मिक्सचर आता है, बाजार में मिलता है। 300 ग्राम इसकी मात्रा लें, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन। और इसके अलावा करीब 1.25 किलो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये 2 चीज़ें मिलाकर 500 लीटर पानी में आपको छिड़काव करना है। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या जीवाणु पत्ती झुलसा जो है वो इससे नियंत्रित हो जाएगा। दूसरा बकानी रोग, जैसे किसान भाई जानते हैं, इसमें डॉक्टर दिनेश माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा और इस जवाब को हम जानेंगे और भी विस्तार से, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर करतार सिंह जी बरेली उत्तर प्रदेश से इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। करतार जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैडम, जी बालियां जो धान की है वो काली पड़ रही हैं। काली पड़ रही जी कितने समय की फसल हो चुकी है आपकी करतार जी? अच्छा, आपकी आवाज हमें बहुत स्पष्ट नहीं मिल रही है, लेकिन डॉक्टर अभी फोन नहीं काटना आप करतार सिंह जी। आप बताइए, बाली में कुछ दाने काले हो रहे होंगे ना, सारी बाली थोड़ी काली हो रही होगी। कुछ दाने, हाँ कुछ दाने, हाँ इक्का दुक्का दाना उसमें सफ़ेद हो रहा होगा। और ये रंग काला बाद में आता है, पहले वो सफ़ेद होता है और दाना खाली रह जाता है। आप ये भी बताइए कि कितनी बालियां हैं। मान लो जैसे 10 बाली हैं तो 10 बालियों में से कितनी बालियों में दाने काले हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि सारी काली होंगी। हेलो, पहले भी मैडम ये सवाल आ चुका है और इसमें ये अक्सर होता है कि जब बरसात होती है और बालियां निकलती हैं, और धान में किसान भाई जान लें कि जिस दिन बाली निकलती है, बाली का जो भी हिस्सा निकलता है उसमें उसी दिन पुष्पन हो जाता है, यानी फूल खिलता है। और इसका फूल चंद घंटों के लिए खिलता है, धान का फूल थोड़ी सी देर के 3-4 घंटे के लिए खिलता है, खुलता है ऐसे कह लें। और उसमें उस समय अगर बरसात आ जाती है तो उसके परागकण गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, जिससे उसमें परागण नहीं हो पाता और दाना हमारा खाली रह जाता है, मृत दाना हो जाता है। फिर ये शुरू में सफ़ेद रंग के होता है खाली दाना, फिर इस पे फफूंद जो है ना बढ़वार शुरू हो जाती है और दाने का रंग काला हो जाता है। अक्सर ऐसा ही देखा जाता है। तो इसकी आपको रोग की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो करतार जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप निश्चिंत भी हो गए होंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान इससे आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल शामिल करते हैं जो हमारे दर्शक ने भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, लेकिन अपना नाम और स्थान नहीं लिखा है। डॉक्टर राय, इन्होंने पूछा ये है कि सरसों में बुआई से पहले खाद की मात्रा क्या होनी चाहिए?
देखिए, सरसों में जो हम लोग खाद की मात्रा जो संस्तुत करते हैं वो 80 से 120 किलोग्राम नत्रजन जी और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। अब हम ये किसान भाइयों को कहते हैं कि अगर वो 2.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर सिंगल सुपर फास्फेट जो अवेलेबल है, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं डीएपी की जगह, तो इसमें करीब 40 किलोग्राम जो सल्फर है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो आपको सल्फर जो अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरसों एक तिलहनी फसल है और ख़ास करके सरसों में सल्फर का बड़ा महत्व है। जैसा मैंने शुरू में भी शायद बताया कि भाई इसका उत्पादन भी बढ़ता है, जो सीड यील्ड है, ग्रेन यील्ड है, इसके साथ साथ जो ऑयल यील्ड है, मतलब तेल का प्रतिशत है, वो भी बढ़ता है। तो अब आपको जैसे बरानी क्षेत्र में है, अगर आपका सिंचित क्षेत्र नहीं है तो उसमें आप ये खाद की मात्रा को कम कर सकते हैं। जैसे 120 किलोग्राम नत्रजन की जगह आप 80 किलोग्राम ही नत्रजन इस्तेमाल करें और 60 किलोग्राम पोटास की जगह, फास्फोरस की जगह आप 40 किलोग्राम कर सकते हैं, 30 किलोग्राम पोटास इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से, और अभी कई जगह किसान भाई ये भी देखने में आ रहा है, आप अपने यहाँ भी देख लें, थोड़ा सा जांच करवा लें, बोरान और जिंक, ये 2 तत्वों की भी कमी आ रही है। तो अगर जिंक की कमी है तो इसको भी आप प्रबंधन कैसे करें जानेंगे। जी जी बिल्कुल। आइए, इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। भरत जी सिवनी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैडम मेरे खेत में बिया 64 वैरायटी की धान लगी है। जी भरत जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे, बताएं। मैडम मेरे खेत में 64 वैरायटी की धान लगी, संशोधित धान। ठीक है। जिसमें लाल पत्ती और जो इसकी जो बालियां हैं बहुत छोटी और लांबा बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, क्या करें? बालियां छोटी हो रही हैं? जी मैडम, वो लाल धान निकल रहा है। अच्छा, लाल धान किस्म कौन सी लगाई थी आपने? लांबा मैडम, लांबा जो होता है खरपतवार टाइप का। अच्छा, ठीक है वो लांबा छुटकारा कैसे पाए हम? जी, खरपतवार की समस्या है आपके खेत में? जी, लांबा मैडम, वो धान के तहत एक लांबा होता है सर हमारे। हम समझ नहीं पा रहे हैं आपका लांबा नाम के किस खरपतवार का जिक्र कर रहे हैं जो उनके क्षेत्र में होता है? लांबा वैरायटी है धान की। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपकी? खरपतवार किस तरह की है भरत जी? लांबा धान की मात्रा होता है वो भी। ठीक है, उससे कैसे छुटकारा पाए हम लोग? ठीक है। खरपतवार की समस्या हो रही है, लांबा वैरायटी कुछ बता रहे जो इनके क्षेत्र में होती है। ठीक है, और उसमें खरपतवार की समस्या आ रही है। कितने समय की फसल हो गई भरत जी? चलिए, लग रहा है संपर्क टूट गया है। अभी निश्चित तौर पे बालियां निकलने वाली होंगी या निकल चुकी होंगी। अगर धान में कोई खरपतवार आता है इस समय पे तो उसका कोई इलाज नहीं है अलावा निकालने के। आपको इस समय उसको निकालना होगा। अगले साल जरूर आप सावधानी ले सकते हैं। एक तो सभी किसान भाइयों को मैं निवेदन करूंगा कि आपको फसल चक्रों को अपनाना चाहिए। लगातार धान ही धान एक ही खेत में आप ना करें, खेतों की अदला बदली करें। इससे आपके कीड़े मकोड़े बीमारियां कम आएंगी। इस तरफ ध्यान देना, यानी आपको शुरू से समेकित प्रबंधन करना है। धान में आप शुरू में ब्यूटाक्लोर का प्रयोग कर सकते हैं, दवाई आती है, इससे काफ़ी लंबे समय तक खरपतवार नहीं आते। या सीधी बिजाई वाले में पेंडिमिथालिन का प्रयोग कर सकते हैं। और रोपाई या बुआई के 25 से 30 दिन बाद बिस्पायरिवेक सोडियम से भी खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन भरत जी, उम्मीद है आप इस सलाह पर जरूर अमल करेंगे कि खरपतवार नाशी का इस्तेमाल इस अवस्था में आपको नहीं करना है, हाथों से ही खरपतवारों को निकाल लें तो बेहतर होगा। बहरहाल, इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ
डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम धान फसल प्रबंधन और सरसों की अगेती बुआई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राय आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रहे थे सरसों में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, किस तरह से इनका प्रबंधन किया? जी हाँ, इसमें अमूमन देखने में आया कि जिंक सल्फेट और बोरान, कई बार किसान भाइयों ने देखा होगा कि जो फलियां बनती हैं उसमें लास्ट में एकदम टिप पे 2-3 दाने 4 दाने ऐसे हो जाते हैं जिनका भराव नहीं हो पाता। तो ये खास करके बोरान की कमी की वजह से होता है। तो अगर बोरान की कमी है तो हम 10 किलोग्राम बोरान जो बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिंक सल्फेट भी जो है ना उत्पादन को भी बढ़ाता है, तेल की प्रतिशत को बढ़ाता है। तो इसमें 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की हम रिकमेंड करते हैं, वो बिजाई के समय इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई, जिससे उनकी फसल में ज़्यादा उत्पादन भी मिलेगा, तेल का प्रतिशत भी अच्छा होगा। जी डॉक्टर दिनेश, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर धान की फसल है उसमें जिंक या आयरन की कमी हो रही है तो किस तरह के लक्षण फसल में दिखते हैं किसानों को और कैसे इसका प्रबंधन किया जाए? जी बिल्कुल, जिंक की कमी मोटे तौर पे धान में शुरुआती अवस्था में आती है जब उसमें ब्यात बन रहा होता है। इसमें चॉकलेट के रंग के, भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं और ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और फिर पूरी पत्ती पे फैल जाते हैं और पत्ती हमारी सूख जाती है। तो ये जस्ते की कमी है या जिंक की कमी है। इसी तरीके से लोहे की कमी भी शुरुआती अवस्था में ज़्यादा आती है धान की फसल में, और वो भी तब ज़्यादा आती है जब पानी खेत में नहीं रुकता है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती हैं, इसके बाद उनका रंग सफ़ेद हो जाता है और भूरी होकर सूख जाती हैं। तो ये मुख्य समस्या जो है ना जिंक की और लोहे की धान की फसल में शुरुआती अवस्था में आती है। इस समय पे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है जो आपकी जिंक की कमी या अधिकता हमारी धान की फसल में आए। हाँ ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर राय आपसे जानना चाहेंगे सिंचाई प्रबंधन के बारे में। सरसों की खेती अगर किसान कर रहे हैं तो किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए उन्हें? सिंचाई, इसमें हम लोग जो कहते हैं कि सरसों की खेती में या फसल में 2 सिंचाई आवश्यक होता है। एक पहली सिंचाई तो हम बुआई से 30 से लेकर 40 दिन के बीच में, जैसा भी आपकी पानी की उपलब्धता हो उस हिसाब से आप 30 से 40 दिन के अंदर कर सकते हैं। और दूसरी सिंचाई जो है ना वो 60 से 70 दिन के आसपास जो है ना जब फलियां बन रही हो उस समय करना चाहिए। कई बार किसान भाई ये सोचते हैं कि 3 या 4 सिंचाई करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सरसों की फसल में उल्टा, अगर आप 3 या 4 सिंचाई करते हैं तो तेल का प्रतिशत कम हो जाता है। ये अमूमन देखने में आया, तो 2 सिंचाई पर्याप्त है इसमें। बिल्कुल। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल शामिल करते हैं। और व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है हमें सौमिक मंडल जी ने पश्चिम बंगाल वर्तमान से। जानना चाहते हैं कि धान की फसल में क्या नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना लाभकारी होगा और क्या इसे कीटनाशी दवाओं के साथ मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है? डॉक्टर दिनेश। देखिए, आजकल नए नए स्मार्ट फर्टिलाइजर आ रहे हैं, उर्वरक आ रहे हैं और किसान भाई इनका प्रयोग लगातार कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ जो संस्तुत मात्रा में हमारे पोषक तत्व दिए जाते हैं, बताए जाते हैं अलग अलग, उनका भी प्रयोग करना आवश्यक होता है। हालांकि धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन का समय अब लगभग निकल चुका है क्योंकि बाली की अवस्था आ चुकी है और जो भी हमें पोषक तत्व प्रबंधन करना होता है वो बाली अवस्था के पहले ही धान में समाप्त हो जाता है। तो अब कोई ख़ास आपको ज़रूरत नहीं है किसी तरह के छिड़काव किया या उर्वरक के प्रयोग की धान की फसल में। जी आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर राय आपसे जानना चाहेंगे सरसों की जो फसल है उसमें किस तरह के रोग व कीटों का खतरा रहता है और किसानों को क्या करना चाहिए? सरसों में अमूमन जो 2 बहुत इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण कीट हैं, एक तो चितकबरा लगता है इसमें जिसको हम कटुआ कहते हैं, पेंटेड बग। ये पेंटेड बग 2 अवस्थाओं में आता है। एक तो शुरू की अवस्था में आता है जब पौधा 10-15 दिन की अवस्था का होता है और इसमें अगर तापमान ज़्यादा है थोड़ा सा तो ये जो कीट है वो ज़मीन से लग कर के तने को काट देता है।
तो ये 100% मतलब 100% लॉस होता है, पूरा पौधा जो है ना वहाँ से गिर जाता है। दूसरी बार इसका प्रकोप होता है जब किसान भाई सरसों की फसल काट के और खलिहान में छोड़ देते हैं सुखाने के लिए, तो उस समय भी देखा होगा कि इसमें जो है ना ये कीट उस समय जो फलियों से, इसके दानों से इसका तेल को चूसता है। तो इसका प्रबंधन जो हम करते हैं तो इसमें एक विशेष ध्यान रखना है कि इमिडाक्लोप्रिड एक दवा आती है जो आपकी कीटनाशक है, इसका इस्तेमाल जो है ना बिजाई के समय इसको सीड ट्रीटमेंट के साथ भी कर सकते हैं। 7 ग्राम इसकी मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसमें नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से इसका प्रबंधन करना चाहते हैं तो जो हमारी जो बुआई करनी है जिस समय, उससे 15 दिन पहले एक छोटा सा क्यारी में बुआई करें सरसों की, काफ़ी घनी। तो इसमें ये जो पेंटेड बग है उस पे आक्रमण करता है और वहाँ पे आप इमिडाक्लोप्रिड का जो है ना वो छिड़काव करके इसकी पॉपुलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, ये ढेलों के बीच में या जो मेड़ों पे जो खरपतवार उगे होते हैं इनमें रहते हैं, तो इसका साफ सफाई विशेष रखें। बिल्कुल, तो साफ सफाई का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है और लगातार खेतों की निगरानी ज़रूर करते रहें। डॉक्टर प्रमोद कुमार राय, डॉक्टर दिनेश, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हमें कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने धान और सरसों की खेती के बारे में, किस तरह से वैज्ञानिक विधियां अपनाकर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारियां आपके ज़रूर काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें अगले विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा चर्चा के लिए वो रहेगा भेड़ बकरी पालन। साथ ही बातचीत की जाएगी कार्यक्रम के दौरान दूसरे विषय पर, जो कि है दुधारू पशुओं का आवास एवं पोषण प्रबंधन। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं। नोट कर ले ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कभी भी कहीं भी ये जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। यहाँ पर हर्ब और एसेंशियल ऑयल 2 मेजर क्रॉप हैं। देश और प्रकृति के लिए और समाज के लिए कुछ करना था। फिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो था, इसी में फिर अपना करियर बना। मैं निहाल सिंह आ रहा हूँ अपने स्टार्टअप सफर के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब दुश्मन ताकतवर हो तो हमें उससे लड़ाई नहीं बल्कि दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब जेके को फोन करो और उससे बात करो। लो। मिली, मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं एक बड़ी सुपर मॉडल बन जाऊंगी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। लेकिन हुआ क्या? विनीत मल्होत्रा के शो में मैं शो स्टॉपर हूँ, मेन मॉडल। मॉडल्स सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।